स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स पिछले सप्ताह में। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली बड़ी अपडेट्स के बारे में संक्षेप में। लेकिन अगर आप किसी भी खबर के बारे में गहराई से जानना चाहते हो या अन्य जरूरी खबरें पढ़ना चाहते हो तो जरूर लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट पे www.livelaw.in या हिंदी में पढ़िए hindi.livelaw.in पे। साथ ही इन सब खबरों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 26 अप्रैल को वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट रिकॉर्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम डेटा के 100% क्रॉस सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। यह फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनाया। हालांकि मामला 18 अप्रैल के आदेश के लिए आरक्षित था, लेकिन उन्हें 24 अप्रैल को फिर से सूचीबद्ध किया गया क्योंकि पीठ चुनाव आयोग से कुछ तकनीकी स्पष्टीकरण चाहती थी। दिए गए जवाबों को ध्यान में रखते हुए 26 अप्रैल को आदेश सुनाया गया। विशेष रूप से दोनों न्यायाधीशों ने इस मामले में अलग अलग फिर भी सहमत निर्णय लिखे हैं। हिंदू और सिख देवी देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के लिए वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 साल के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय सोमवार 29 अप्रैल को सुनवाई करेगा। यह याचिका पेशे से वकील आनंद एस जोठाले ने दायर की थी। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता, जिन्हें मामले की सुनवाई करनी थी, अदालत में शुक्रवार को नहीं बैठ पाए क्योंकि वो यूएपीए ट्राइब्यूनल में बैठे थे। याचिकाकर्ता पीएम मोदी के 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में दिए गए भाषण से व्यथित था। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उनके तीव्र मधुमेह और ब्लड शुगर के स्तर में उतार चढ़ाव के संबंध में प्रतिदिन 15 मिनट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने डॉक्टर से परामर्श करने के लिए दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया। केजरीवाल ने अपनी पत्नी को भी वीसी में शामिल होने और उपस्थित रहने की अनुमति देने की मांग की थी। रॉज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने कहा कि जेल अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि जेल में केजरीवाल को सभी आवश्यक चिकित्सा उपचार प्रदान किए जाएं। अदालत ने कहा कि यदि केजरीवाल को जेल में विशेष परामर्श की आवश्यकता होती है तो तिहाड़ जेल अधिकारी एम्स के निदेशक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से परामर्श करेंगे। केजरीवाल को इंसुलिन देने के बारे में गठित मेडिकल बोर्ड ही फैसला करेगा। अदालत ने कहा कि मेडिकल बोर्ड केजरीवाल के लिए आहार और व्यायाम योजना निर्धारित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 22 अप्रैल को विभिन्न राज्य बार काउंसिलों द्वारा अत्यधिक वसूली जाने वाली नामांकन फीस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदेवाला की पीठ ने मामले की सुनवाई करी। सुनवाई के दौरान पीठ द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा यह था कि क्या बार काउंसिल अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24 क्लॉज 1F के अनुसार निर्धारित राशि, जो कि राज्य बार काउंसिल के लिए 600 रुपए है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए 150 रुपए से अधिक शुल्क ले सकती है। पीठ ने यह भी कहा कि विभिन्न राज्य बार काउंसिल द्वारा ली जाने वाली फीस में एक रूपता नहीं है। कुछ राज्यों जैसे केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली आदि में ये 15,000 रुपए की सीमा में है, जबकि उड़ीसा जैसे राज्यों में ये 41,000 रुपए है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 23 अप्रैल को पतंजलि आयुर्वेद से पूछा कि क्या उनके द्वारा अखबारों में प्रकाशित सार्वजनिक माफी उनके विज्ञापनों जितनी बड़ी थी। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट को दिए गए एक वचन के उल्लंघन में भ्रामक चिकित्सा विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद, इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और सह संस्थापक बाबा रामदेव के खिलाफ अवमानना मामले पर विचार कर रही थी। न्यायमूर्ति कोहली ने पूछा, क्या माफी का आकार आपके विज्ञापनों के समान है? अधिवक्ता ने जवाब दिया, इसकी कीमत लाखों में है। उन्होंने कहा, माफी 67 अखबारों में प्रकाशित हुई थी। न्यायमूर्ति कोहली ने पूछा, क्या आपके द्वारा प्रकाशित पूर्ण पृष्ठ विज्ञापनों के लिए भी वही लाखों रुपए खर्च होते हैं? हम सोच रहे हैं। ये एक भ्रम है कि हुक्का पीने से सिगरेट पीने की तुलना में टोबैको संबंधी बीमारियों का खतरा कम होता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के हुक्का की बिक्री, उपभोग, भंडारण, विज्ञापन
और प्रचार पर राज्य के भीतर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना को बरकरार रखते हुए कहा। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि राज्य ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों और दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वहन किया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें चुनावी बॉन्ड दान के माध्यम से कॉरपोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच कथित लेन देन की व्यवस्था की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी SIT के गठन की मांग की गई है। गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनावी बॉन्ड मामले में करोड़ों रुपए का घोटाला शामिल है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच के जरिए ही उजागर किया जा सकता है। दिल्ली शराब नीति के निर्माण में सहायता करके, जिसने कथित तौर पर शराब कंपनियों को लाभ के रूप में दी गई रिश्वत की वसूली करने में सक्षम बनाया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया में शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने कहा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में, यह हलफनामा केजरीवाल द्वारा कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने के बाद याचिका के जवाब में आया है। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल उस नीति को तैयार करने में महत्वपूर्ण थे जिसने थोक लाइसेंस धारक के लिए 12% के अत्यधिक मार्जिन की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देखा कि दिल्ली में दैनिक आधार पर 3000 टन नगरपालिका ठोस कचरे का प्रसंस्करण नहीं किया जा रहा है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के गैर अनुपालन के बारे में अन्य बातों के साथ साथ चिंता व्यक्त की। न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने अपने पहले के निर्देशों के अनुसार में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के अन्य क्षेत्रों के संबंध में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM द्वारा दायर एक रिपोर्ट पर विचार किया। न्यायालय ने इस बात पर आश्चर्य और निराशा व्यक्त की कि पिछले 8 वर्षों से 2016 के नियम लागू होने के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में सॉलिड वेस्ट का प्रबंधन कैसे किया जा रहा है। इस पहलू पर मामले की सुनवाई अब 13 मई को होगी। 10 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के भतीजे ताहिर फखरुद्दीन के दावे को खारिज करते हुए उनके दाई अल मुतलक या दाऊदी बोरा समुदाय के धार्मिक नेता के पद को बरकरार रखा है। जस्टिस GS पटेल ने फैसला सुनाते हुए फखरुद्दीन का मुकदमा खारिज कर दिया। सैयदना उत्तराधिकार विवाद की सुनवाई पूरी हुई और 9 साल तक चली सुनवाई के दौरान अप्रैल 2023 में फैसला सुरक्षित रखा गया था। अंतिम सुनवाई नवंबर 2022 में शुरू हुई थी और अप्रैल 2023 में समाप्त हुई थी। महाराष्ट्र पुलिस ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया कि भाजपा विधायक नितेश राणे के खिलाफ मालवानी, मानखुर्द और घाटकोपर में कथित नफरत भरे भाषणों के लिए आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इस साल जनवरी से मार्च के बीच मीरा भयंदर में कथित नफरत भरे भाषण को लेकर विधायक गीता जैन के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। FIR धारा 153A धर्म आदि के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने या बढ़ावा देना, 504 भड़काने के इरादे से जानबूझकर अपमान और 506 आपराधिक धमकी और IPC के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दर्ज की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।